जय हिंद दोस्तों, मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के आपके इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्राचीन समय से और वर्तमान समय का सफर कैसा रहा। उसके बाद हमने उसके गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके वेतन, उनकी शपथ आदि के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक विशेष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को रिक्त कैसे, उनके पद को रिक्त कैसे किया जाता है या उनका पद कैसे छूटता है उनसे। इन विषय पर, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों की रिक्ति के बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीशों का पद रिक्त कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए को, आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए या कह सकते हैं सब क्लॉज का के, इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर, कितने वर्ष की? 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा वो अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। दूसरी बात क्या है? तो 65 वर्ष का जो कंप्लीट हो जाएगा उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है कि वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है ना। राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने त्याग पत्र द्वारा अपना पद रिक्त कर सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो सामान्य प्रक्रिया से हटेगा उसके लिए आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज का में क्या कहा गया है कि कोई भी न्यायाधीश अगर 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा, यानी उसका पद रिक्त माना जाएगा, खाली हो जाएगा। या फिर वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे, तब उसका पद रिक्त माना जाएगा। और जो सबसे विशेष बात है उसको हम देखेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि निम्न प्रक्रियाओं से तो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, लेकिन क्या बिना 65 वर्ष की आयु पूर्ण किए या बिना त्यागपत्र दिए भी किसी को उसके पद से, किसी न्यायाधीश को उसके पद से मुक्त किया जा सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जरूर आर्टिकल 124 का जब हम देखते हैं क्लॉज 4, आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में संविधान में बहुत विशेष प्रावधान है किसके बारे में, कि न्यायाधीशों को कैसे उनके पद से हटाया जाएगा बिना निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण किए हुए। तो देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, न्यायाधीशों का उनके पद से हटाया जाना। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान में 4 ऐसे पद हैं जिनको महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आप एक पद का नाम जानते हैं, राष्ट्रपति। आर्टिकल 61 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है जो पद आपका, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। तो 4 पद हैं, 4 पद जिन्हें महाभियोग
व महाभियोग जैसी प्रक्रिया। द्वारा हटाया जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कौन से ऐसे पद हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक हटा देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सा ऐसा पद है जो महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 पद हैं जिनको महाभियोग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो सबसे पहला जो पद है वो है आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 61 से महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। दूसरा पद जो आपका है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इनको कैसे हटाया जाता है? इनको महाभियोग तो नहीं, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया से जरूर हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आर्टिकल 148 में उसी के सब क्लॉजेज में प्रावधान है कि कैसे इसको भी इसके पद से महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। यानी इस पद के लिए भी कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अगर स्पष्टता बात करें तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है, बाकी अन्य पर उसके जैसी प्रक्रियाओं द्वारा इनको हटाया जाता है। और जो चौथा पद है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है आर्टिकल 324 के सब क्लॉजेस के तहत, ठीक है। तो ये 4 पद हैं। इन 4 पद में कौन कौन है? राष्ट्रपति जिसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी किससे हटाया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख रहे हैं, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया कैसे लगती है इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वो क्या होगा कि न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। चलिए, तो ये 4 पद थे जिन पर हमने वो किया है। अब हमें देखना है कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में प्रक्रिया होती कैसे है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट है इसमें, तो हमको बहुत ध्यान से इसमें देखना है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 4, रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का हटाया जाना। का हटाया जाना किस आर्टिकल में दिया है? कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछ सकता है आपसे, आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। अब चलिए देखिए संविधान क्या कहता है कि कैसे किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा। संविधान कहता है कि यदि किसी न्यायाधीश के बारे में कदाचार को आप मिसबिहेव कह सकते हैं, मिसबिहेव। तो कदाचार पहला, दूसरा असमर्थता। यदि किसी न्यायाधीश के बारे में कदाचार या असमर्थता सिद्ध हो जाती है, कदाचार का मतलब कि वह मिसबिहेव करे, उसने जिस संविधान के संरक्षण की शपथ ली है उसका अतिक्रमण करना शुरू कर दे, या कुछ ऐसा करे जो संविधान सम्मत ना हो, तो उसको कहते हैं कदाचार, ठीक है। और दूसरी असमर्थता। असमर्थता मतलब मान लीजिए उसको कोई हेल्थ इशू आ जाए, वो सुन ना पाए, देख ना पाए, निम्न कोई इशू आ जाए, तो ये होती है असमर्थता। तो निम्न 2 आधारों पर आर्टिकल 124 में ये प्रक्रिया दी हुई है कि निम्न 2 आधार अगर दिखाई देते हैं किसी जज में तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर केवल नॉर्मली कर दिया जाता तो शायद, हमने आपको बताया कि विधायिका और न्यायपालिका का बराबर संघर्ष चलता रहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। तो ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का संघर्ष है, अगर इसको कठिन ना बनाया जाता हटाने की प्रक्रिया को, तो कार्यपालिका बार बार इसको हटाती रहती। इसीलिए बहुत टफ प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें। तो
दो रीजन है, एक कदाचार, एक असमर्थता। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए निम्न दो रीजन में से किसी एक रीजन पर कोई बात उठती है और किसी न्यायाधीश को हटाया जाना है, तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 कहता है कि निम्न दो आधारों पर हटाया जाएगा, और हटाने के संदर्भ में क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति के अनुमति से, है ना, या कह सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके, राष्ट्रपति को संबोधित करके एक प्रस्ताव लाया जाता है। कहां पर? सदन में। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, और सदन में जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो जरूरी है कि इस प्रस्ताव को अगर लोकसभा में लाया जाए तो लोकसभा में लाने पर 100 सदस्यों का समर्थन इसमें प्राप्त हो। कितने सदस्यों का? लोकसभा में अगर आपको प्रस्ताव लाना है, सबसे पहली बात जान लीजिए कि अगर हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो आप किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रश्न बन सकता है कि क्या लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में, तो आप कहिएगा कि नहीं, आप किसी भी सदन में ये प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अगर आप लोकसभा में लाएंगे तो उसके 100 सदस्यों का समर्थन आपके पास होना ही चाहिए, और अगर आप राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के संबोधित करके आप प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद इसे लोकसभा में पेश करना है तो 100 सदस्यों का समर्थन, राज्यसभा में प्रस्तुत करना है तो 50 सदस्यों का समर्थन। अब मान लीजिए आप लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो जब आप लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे तो आवश्यक है कि जब आप ये प्रस्ताव लेकर आए तो लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। अध्यक्ष स्वीकार करें इस प्रस्ताव को। अगर मान लीजिए आपको 100 सदस्यों का समर्थन मिल भी गया और अध्यक्ष ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक ऐसे ही अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा में भी सभापति इसको स्वीकार करेगा। अगर सभापति स्वीकार करता है तब ही आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अगर लोकसभा में लाएंगे तो अध्यक्ष स्वीकार करेगा, समर्थन के बाद राज्यसभा में लाएंगे तो सभापति। इस पर मैं आपको उदाहरण बता दूं, अभी आपने नाम सुना होगा दीपक मिश्रा का, 2019 में, है ना। दीपक मिश्रा को हटाने संबंधी या दीपक मिश्रा पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया गया 50 सदस्यों का समर्थन भी उनको मिल गया था, कांग्रेस लेकर आई, और जब समर्थन उसको मिल गया पर आपके जो सभापति हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया और दीपक मिश्रा पर महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो ऐसे होता है, अगर सभापति नहीं स्वीकार करेगा तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब मान लीजिए ये प्रस्ताव लाया जाता है और स्वीकार भी हो जाता है सभापति द्वारा और अध्यक्ष द्वारा, तब क्या होगा आगे? तब आगे ये होगा कि इसको विशेष बहुमत से पारित होना होगा। विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव आता है, 100 सदस्यों का समर्थन लोकसभा में मिल गया, राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन, दोनों सदनों ने इसको स्वीकार किया होगा या सदनों ने स्वीकार किया होगा, तब इसको विशेष बहुमत से उस सदन से पारित होना होगा। विशेष बहुमत का तात्पर्य यहां पर है कि कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत। ठीक है, यानी विशेष बहुमत किसको कहते हैं कि कुल सदस्यों का बहुमत, यानी जितने सदस्य हों किसी सदन में, जैसे मान लीजिए 550 सदस्य हैं आपके लोकसभा में, तो 550 का बहुमत क्या हुआ? 250 प्लस 1 यानी 200 नहीं, 500 का हो गया आपका। जैसे मान लीजिए 550 सदस्य हैं आपके, ठीक है, लोकसभा में, तो 550 का आधा आप करेंगे कितना हो जाएगा? 225, 275। ठीक है, अब ये 275 जो हो गया तो 275 प्लस 1 जब आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50% प्लस 1 हो गया, है ना। तो ये हो गया बहुमत आपका। तो कुल सदस्यों का बहुमत
और कुल सदस्यों का बहुमत के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। तो ये प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पास होना होगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, और प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर देता है इस पर, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो ये जो है न्यायाधीश जिसके संदर्भ में प्रक्रिया शुरू करी गई थी, वो उसका पद उसी दिन से रिक्त माना जाएगा। तो बहुत सरलतम प्रक्रिया है समझने के दृष्टिकोण से, वैसे तो जटिल है कि अगर 124(4) के तहत किसी जज को रिमूव करना है तो आपको राष्ट्रपति को संबोधित करके एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, चाहे आप लोकसभा में लाएं चाहे राज्यसभा में। अगर आप लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्यों का समर्थन और अध्यक्ष उसको स्वीकार करे तब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में लाते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन और सभापति उसको स्वीकार करे तो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना होगा। अगर दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा ये पारित हो गया तो पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति अगर इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसी दिन से उस जज का पद रिक्त माना जाएगा। लेकिन एक विशेष बात यहां पर ध्यान रखनी है, मान लीजिए कि जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा हो और शीतकालीन सत्र में ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया हो और सत्र का अंत हो गया हो, तब ये राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर को जाएगा, तब इस प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सत्र चल रहा है, अगर सत्र का सत्रावसान हो गया और वो प्रस्ताव चल रहा है तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा, यानी उसी सत्र में उसको पास होना आवश्यक है। अगर वो सत्र खत्म तो प्रस्ताव भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 124 की प्रक्रिया रही है। ये संविधान कहता है। संविधान के बाद इसमें क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें संविधान के बाद क्या होता है। ये सारी प्रक्रिया हो गई, उसके बाद आपका आर्टिकल 124 का क्लॉज 5 एक्टिवेट होगा। ठीक है, जब प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जाता है तो आर्टिकल 4 का 5 स्टार्ट हो जाता है और हम उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। चलिए तो बोर्ड को यहां से बांट लेते हैं 2 भाग में। अब यहां देखते हैं हम आर्टिकल 124 का क्लॉज 5। आर्टिकल 124 का क्लॉज 5 जो है उसमें कहा गया है, इसको मिटाना पड़ेगा। आर्टिकल 124 के 5 में जब प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष लाया जाएगा तो अध्यक्ष जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा, मान लीजिए समर्थन मिल गया सदस्यों का और अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो अध्यक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात आर्टिकल 1968 में एक अधिनियम बनाया गया था, न्यायाधीश जांच अधिनियम। कौन सा? न्यायाधीश जांच अधिनियम। न्यायाधीश जांच अधिनियम। ठीक है, 1968 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, न्यायाधीश जांच अधिनियम। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 124 के 5 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि जिस जज के बारे में प्रस्ताव लाया गया है उस जज की वो जांच कर सके। तो जांच करने के लिए क्या करती है ये संसद जो है, तो मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा का अध्यक्ष या जिस भी सदन में लाया गया उसका अध्यक्ष एक समिति का गठन करता है, समिति का गठन। और ये जो समिति होती है इसको जांच समिति कहते हैं। और ये जो जांच समिति होती है 3 सदस्यीय होती है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 3 सदस्यीय। ये जो 3 सदस्यीय समिति होती है इसमें जो एक व्यक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, दूसरा व्यक्ति हाई कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश होता है, और तीसरा व्यक्ति इसमें होता है विधिवेत्ता, मतलब कोई भी विधि का जानकार। तो देखिए, जब किसी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा तो उसका अध्यक्ष क्या करेगा, एक 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा, और वो जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें शामिल कौन कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक जानकार, विधि का जानकार या विधिवेत्ता। ये 3 लोग शामिल होंगे और ये जांच करेंगे कि क्या जो आरोप लगाया जा रहा है उस न्यायाधीश पर वो आरोप सत्य है अथवा नहीं। अगर इनकी समिति ने ये जांच करके बताया कि हाँ जो आरोप लगाया गया है वो सही है, तब ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इन समितियों द्वारा क्या किया जाता है, जांच की जाती है, और जब ये प्रक्रिया की जाती है उस जज के संदर्भ में, उस जज को तब उस जज को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। ठीक है, जैसे हम राष्ट्रपति के पर जब महाभियोग लगाते हैं तो राष्ट्रपति को सूचना देते हैं ना कि भाई हम आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और हम आपको 14 दिन पहले बता रहे हैं, तो आप जो है अगर कुछ अपने बारे में कहना चाहते हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूं, ये है वो है, तो आप आगे सदन के समक्ष अपनी बातों को रख सकते हैं, चाहे आप आइए या आपका कोई वकील आए, ये आप पर निर्भर करता है कि कौन आना चाहता है। तो 14 दिन पूर्व उसको सूचना दे दी जाती है, वो आता है, अगर उसकी बात से लोग सहमत होते हैं तो ठीक है, नहीं सहमत होते तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो आर्टिकल 124(5) के तहत क्या है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि न्यायाधीशों की जांच करवाती है। वो किस समिति से, 3 सदस्यीय समिति से, जिसमें शामिल कौन कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता। 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होती है, वह स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपने पक्ष को रखेगा। ठीक है, के माध्यम से अपने पक्ष को रखेगा। क्लियर है? अब चलिए, तो निम्न प्रक्रियाएं आर्टिकल 124 के 5 में दी जाती है। अब इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, किसी भी न्यायाधीश को उसके पद को रिक्त करने के लिए। ये प्रक्रिया नहीं, 124 में क्या रहा कि उसको विशेष बहुमत से पारित होना होगा। ये सारी प्रक्रिया आपने देख ली है। अब एक विशेष चर्चा यहां पर हम करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर एक विशेष बात पर हम आते हैं। चलिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आज तक किसी न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया गया है? क्या किसी न्यायाधीश को आज तक किसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया गया है? प्रश्न यही है कि क्या किसी न्यायाधीश को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया गया है? ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है अथवा नहीं। सबसे पहले एक व्यक्ति थे, ठीक है, एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था रामास्वामी। वी रामास्वामी पहले ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी। लेकिन जब ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया इनके ऊपर लाई गई तो हुआ क्या कि लोकसभा में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया, लेकिन उस समय कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने मतदान से अपने हाथ खींच लिए। ठीक है, यानी कांग्रेस इस प्रस्ताव को या इस प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ उसने मतदान नहीं किया, बल्कि वो सदन को छोड़कर चली गई। तो जब ये प्रस्ताव सबसे पहली बार लाया गया रामास्वामी के लिए, तो जब कांग्रेस छोड़कर चली गई सदन को, तो ये प्रस्ताव आगे चल ही नहीं पाया। दूसरे एक व्यक्ति हैं पीडी दिनाकरन, नाम था उनका।
तो पहले अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि पहले ऐसे न्यायाधीश जिनके बारे में या जिनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का सहारा लिया गया था, तो वी रामास्वामी है, पर हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाई। दूसरे न्यायाधीश कौन है? पीडी दिनाकरन। पीडी दिनाकरन के संदर्भ में क्या बात हुई कि पीडी दिनाकरन के संदर्भ में लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सत्रावसान हो गया था, और जब सत्र का सत्रावसान हो जाता है तो उसी सत्र में पास होनी होती है प्रक्रिया, अगर सत्र गुजर गया तो फिर नहीं होती है। ठीक है। तीसरे व्यक्ति हैं सौमित्र सेन, कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस थे सौमित्र सेन। सौमित्र सेन के बारे में क्या होता है कि ये जो है सदनों से पास हो जाता है प्रस्ताव, लेकिन लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव जाता है उससे पहले ही ये इस्तीफा दे देते हैं, और जब इस्तीफा दे दिए तो फिर कोई चर्चा होनी ही नहीं है। यानी ऐसे कुछ नाम हैं जैसे दीपक मिश्रा, 2019 वाला मामला है ना, तो दीपक मिश्रा के बारे में प्रस्ताव लाया जाता है, राज्यसभा में कांग्रेस लेकर आती है, लेकिन जब ये राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन ले तो लेती है, लगभग 76 सदस्य इसके समर्थन में होते हैं। पर मैंने कहा कि जब भी प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किया जाएगा तो आवश्यक है कि उसका जो अध्यक्ष या सभापति है उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, पर वेंकैया नायडू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाई। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके न्यायाधीशों के रिमूवल के बारे में थी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाइए, उन प्रतियोगियों तक पहुंचाइए जिनको इसकी वास्तव में ज़रूरत है। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपने अध्ययन का ध्यान रखिएगा और अनवरत हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद।